एक किसान जो कि रोज की तरह अपने खेतों की तरफ जाता है, उसके साथ में उसका पालतू कुत्ता होता है। और कुछ दूर जैसे ही वो चलते चलते कुत्ते के साथ जाता है, फिर उसकी नजर अचानक उसके साथ जो कुत्ता था उस पे पड़ती है। और वो देखता है कि उसके कुत्ते के मुंह में कोई चीज है। देखने में लग रहा था वो कोई मानव शरीर का अंग है। लेकिन इस चीज को जैसे ही वो किसान देखता है, फिर वो कुत्ते के मुंह से के पास जैसे ही जाता है, उसको छू कर देखता है, तो वो देखता है कि वो किसी का सड़ा गला हाथ था। अब इस चीज को जैसे ही वो किसान देखता है, वो तुरंत संबंधित थाना को सूचना देता है। और सूचना देने के बाद जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस जाती है, पुलिस की जो टीम थी वो काफी दूर तक फैली हुई थी। जैसे ही वो कुछ दूरी चलते हैं, वो देखते हैं कि उसी के पास में एक जहर की शीशी पड़ी हुई है। लेकिन फिर उसी के जस्ट बगल वो देखते हैं तो वहां पर दो यूज कॉन्डोम पड़े होते हैं। और उसी कॉन्डोम के बगल में कुछ शराब की बोतलें पड़ी होती हैं। अब जैसे ही पुलिस उस यूज कॉन्डोम को देखती है, जैसे ही वो उस कॉन्डोम और शराब की बोतल को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट जाती है। लगातार पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली लग रहे थे। फिर आता है वो समय जब वो जो आरोपी था वो किस प्रकार से पकड़ा जाता है, और उस आरोपी ने उस महिला और उस पुरुष के साथ क्या क्या किया था, और इसकी खुलासा कैसे हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम डायरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की। दरअसल बात कर रही हूँ 11 अगस्त 2017 की। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला पड़ता है, और उसी जिले के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की, जो कि स्टूडेंट होते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जिसमें लड़की का नाम होता है साक्षी और लड़के का नाम होता है मोनू। जब दोनों एक साथ क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। और जो दोस्ती है वो धीरे धीरे जैसे ही वो दूसरी क्लास में तक पहुंचते हैं, और वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। अब जब दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, तो दोनों एक साथ रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो लोग जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, उन लोगों की इच्छा होती है शादी करने की। अब जब वो लोग शादी करने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से वचन लेते हैं कि हो ना हो, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे। चाहे हमारे घर परिवार हमसे छूटे, या हमारा घर परिवार अगर मना करेगा, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के ही होकर रहेंगे। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, प्रेम प्रेमिका थे। फिर एक दिन दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। तो वहीं दोनों आपस में बातें करते हैं कि ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें घर पे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा, क्योंकि घर पे हमें बता के आना पड़ेगा कि आज हमको लेट हो जाएगा और हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। अब जो लड़की साक्षी होती है, वो अपने चाची चाचा के घर रहती थी। छतरपुर में उसके चाची चाचा का घर पड़ता था। जो साक्षी थी वो बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी, और जो मोनू था वो भी छतरपुर जिले का ही था। अब दोनों एक ही जिले के थे, और दोनों जो है अपने घर पे बताते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, और हमको लगभग शाम 6 बज जाएंगे आने में, और आप लोग इंतजार मत करिएगा, हम जल्दी आ जाएंगे। वही साक्षी जो थी वो भी अपनी चाची से कहती है कि चाची, आज मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, आज मैं थोड़ा लेट में घर आऊंगी, आप मेरा इंतजार मत करिएगा, आप दोपहर का खाना खा लीजिएगा। वहीं से इन दोनों का जो है रास्ता शुरू हो जाता है। अब दोनों घर से झूठ बोल कर जाते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास है। फिर दोनों मिलते हैं, फिर वहां पे प्लानिंग बनाते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो दोनों आपस में बातें करते हैं कि क्यों ना हम एक होटल में चले, वहां कुछ देर रहेंगे, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग होटल में गए तो वहां पर आईडी भी ली जाती है, वहां पर और भी बहुत सारे जो है फॉर्मेलिटी होते हैं उसको किया जाता है।
अगर इस बात की भनक हमारे फैमिली को लग गई तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर दोनों आपस में कहते हैं कि क्यों ना हम लोग किसी नदी या फिर जंगल की तरफ चले जहां पर एकांत होगा। हम लोग बैठकर आपस में बातें भी कर सकते हैं और कुछ समय एक दूसरे के साथ अकेले में रह भी सकते हैं। अब दोनों प्लान तो बना लेते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि झुनझुन वाला जो जंगल है उसमें चलते हैं। वहां पर काफी कम लोग आते हैं और वहां पर एकांत हमको जगह भी मिल जाएगी जहां हम बैठकर आराम से घंटों बातें कर सकते हैं। अब दोनों आते हैं उसी झुनझुन वाला जंगल में वो दोनों आते हैं और बैठते हैं। एक किनारे झाड़ी के किनारे बैठ जाते हैं। और चूंकि घर वालों को भी लग रहा था कि बच्चे अभी जो है एक्स्ट्रा क्लास करके आएंगे, लेकिन जब बच्चे नहीं आते हैं तो उनके मन में एक तकलीफ होने लगती है। उनके मन में ये होता है कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक वो कोचिंग से नहीं आए। अब इसके बाद में जैसे ही वो लोग इस चीज को सोचते हैं, फिर आपस में वो जो लड़की साक्षी की चाची चाचा होते हैं वो उस लड़के मोनू के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या मोनू आया है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, मोनू भी नहीं आया है। ऐसे में वो लोग परेशान हो जाते हैं। उनको लोग को लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बात करते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो हो सकता है वो दोनों भाग गए हों परिवार के लिए। वो लोग जो भाग गए हों परिवार के डर से भाग गए हों, क्योंकि प्यार करते थे एक दूसरे से। अब जो होता है वो दोनों परिवार आपस में समझौता करते हैं कि हो ना हो हम पुलिस को सूचना अभी नहीं देंगे, पहले हम भरपूर प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमारी बेटी और आपका बेटा भी मिल जाए। अब दोनों प्रयास में लग जाते हैं। वहीं जो वो दोनों जंगल में गए थे, तो जंगल में जब वो दोनों बैठते हैं और बैठने के बाद वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। जब वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे तभी एक युवक वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक कुछ आवाजें झाड़ी से आ रही थी। वो जैसे ही जाके उस लड़की को देखता है तो वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और वो जैसे इस चीज को देखता है वो कुछ देर वहां पर खड़ा होकर उस चीज को देख रहा था। उसके बाद फिर वो वहां से चल देता है। और वो व्यक्ति जब चल देता है वो जहां जाता है, उसको जहां जाना था उस जगह पे जब वो जाता है तो वो देखता है और कहता है उस व्यक्ति से कि न जाने कैसा कैसा समय आ गया है। आजकल के बच्चों को न जाने क्या हो गया है। बच्चों को बिल्कुल भी माँ बाप की इज्जत की चिंता नहीं है। और उधर उनके माँ बाप जो कि इस तरह के लापरवाह हैं कि उनके बच्चे इतने शाम हो रहा है और वो अपने बच्चों के लिए जरा भी चिंता नहीं कर रहे होंगे। फिर वो जो व्यक्ति होता है वो पूछता है आखिर ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो, क्या हो गया। तो वो कहता है कि यार अभी मैं झुनझुन वाला जंगल से इधर से आ रहा था और मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में जाने क्या क्या कर रहे थे। और मैं तो वहां से चला आया, वो दोनों गंदी संदी हरकतें कर रहे थे। इस बात को जैसे वो दूसरा व्यक्ति सुनता है वो तुरंत उससे कहता है कि तुम वहां दरवाजे के पास एक डंडा रखा हुआ है उसको उठाओ। और वो तुरंत कुल्हाड़ी उठाता है और वहीं पास में रखे कुछ सामान को लेता है और अपनी जेब में रखता है। और वो दोनों वहां से जल्दी से चल देते हैं। अब वो दोनों जब उस जगह पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जिस स्थिति में वो युवक उस लड़का और लड़की को देख कर गया था वो दोनों उसी स्थिति में जो है बैठे थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे। और जैसे ही इस चीज को वो युवक देखता है वो आग बबूला हो जाता है। और जो उसके साथ युवक जिसने डंडा ले रखा था वो डंडे से उस लड़के यानी कि मोनू के सर पे एक कस की वार कर देता है। और जब वो एक कस की वार कर देता है तो मोनू कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल चित्त गिर जाता है। और उसके बाद वो जो लड़की थी वो लोग एक कुल्हाड़ी जो लिए थे उस लड़के के पास में लगाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने किसी से बताया तो जान से मार दूंगा। अब वो जो दोनों थे वो दोनों उस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं, उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और उसको चिल्लाने का भी मौका नहीं देते हैं। अब जब दोनों बारी बारी से संबंध बना रहे थे मोनू सब कुछ देख रहा था लेकिन वो विरोध करने की स्थिति में नहीं था। वो साक्षी को देख रहा था, उन दोनों व्यक्तियों को देख रहा था जो लगातार उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे। लेकिन मोनू उस स्थिति में नहीं था कि वो विरोध कर सके। वो खुद ही चित्त पड़ा हुआ था और वो उसके सर से खून बह रहा था। वो सब कुछ देख तो रहा था
लेकिन कोई हलचल नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही वो लोग संबंध बना रहे थे, फिर वो एक युवक दूसरे से कहता है कि तुम आ जाओ और मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। दूसरा युवक उससे कहता है कि वहां पे जाना, उस जगह पे जाना, और वहां पर एक बोतल रखी है, उस बोतल के ले आओ, और बोतल को लाने के बाद मुझे दे दो। ये संबंध बना रहा था, तभी वो व्यक्ति जाता है, वहां से एक बोतल लाता है। जो बोतल वो लोग लाते हैं, जब ये लोग दुष्कर्म कर रहे थे, बारी बारी से दुष्कर्म कर रहे थे, उसके बाद से ये लोग उस लड़का जो कि मोनू और उस लड़की जो कि साक्षी, उन दोनों को उसको पिला देते हैं, और वो दोनों तड़पनाने लगते हैं, और वो लोग वहां से तुरंत उसका सामान लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। उनको ये लग रहा था कि पुलिस उनको कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन जब एक दिन एक किसान अपने खेतों की तरफ से जा रहा था, जंगल की तरफ जा रहा था अपने कुत्ते को लेकर, तब वो देखता है कि उसके कुत्ते के मुंह में कोई चीज है, जो कि देखने से लग रहा था कि किसी युवक का सड़ा गला हाथ है। अब वो जैसे उस चीज को थोड़े से नजदीक से देखता है, वो एकदम से डर जाता है, सहम जाता है, और वो तुरंत पुलिस को सूचना देता है। मौके पर पुलिस आती है, और पुलिस इस चीज को जो है देखती है, और देखने के बाद पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है। लगभग 200 मीटर के आसपास उसका जो है शरीर का जो कंकाल था, नरकंकाल कह सकते हैं, वो बिखरा पड़ा हुआ था। और उन दोनों की जो है सांसें तो पहले ही थम चुकी थी। अब कंकाल को पुलिस ढूंढने लगती है, और उधर जो लड़की के चाची चाचा और माँ बाप थे साक्षी के, वो लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं कि लगभग 14 दिन बीत गए हैं और अभी तक जो है हमारी बेटी घर नहीं लौटी है। वहीं जो मोनू के भी माँ बाप थे, उन्होंने भी एक सूचना देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी, और उन्होंने भी इस चीज में कहा था कि हमारा बेटा लगभग 14 दिन से लापता है। अब पुलिस उस गुमशुदगी को तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उधर दूसरी तरफ जब ये कंकाल मिलता है, तो इससे पूरे मोहल्ले में खलबली मच जाती है। कहते हैं मध्य प्रदेश की सभी घटनाओं में से एक थी ये घटना। अब जो है दोनों दोनों को, जो उनका कंकाल होता है, उसको पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है। वहां पे जो भी एविडेंस मिलते हैं उसको पुलिस कलेक्ट करती है। उसके बाद कुछ ही दूर पे वो जो लड़की थी, उसका ब्रेसलेट, उसका जूड़ा, उसकी सैंडल और उसके कुछ कपड़े भी मिलते हैं, जिसको पुलिस सुरक्षित रख लेती है, जिसको गवाह के तौर पे रख लेती है। और पुलिस इस चीज को पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर ये है किसका। वहीं जो माँ बाप थे, चाची चाचा थे, साक्षी की गुमशुदगी भी दर्ज करा चुके थे। उनको जैसे ही इस संबंध में जानकारी मिलती है, पुलिस उनको जैसे ही बताती है, वो लोग तुरंत घटना स्थल पर आते हैं और देखते हैं कि वो जो सामान था उसको वो बखूबी पहचान लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारी बेटी साक्षी का ही है, ये जोड़ा उसी का है, ये ब्रेसलेट उसी का है, और हो ना हो ये चप्पल और कपड़ा भी उसी का है। अब पुलिस साक्षी और मोनू की पहचान हो चुकी थी, पुलिस को क्लियर हो गया था, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। पुलिस इस चीज को सोच नहीं पा रही थी कि इस जंगल में आखिर कौन है जो इतनी दरिंदगी एक लड़की के साथ कर दिया है। उसके बाद में अब पुलिस जो मोनू और साक्षी का नंबर था, उनके माता पिता से उस नंबर को जो है कलेक्ट करती है। उसके बाद उस नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है। सर्विलांस पे लगाने के बाद कई दिनों तक पुलिस मेहनत करती है, लगातार पुलिस उसमें पूरी मेहनत, पूरी बल से उसमें लगी रहती है, और आखिरकार एक दिन वो नंबर जो था, वो मोबाइल नंबर ऑन हो जाता है। और वो जैसे ही ऑन होता है, वो तुरंत लोकेट कर देता है। लोकेट करने के बाद पुलिस तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है, उस मौके पर पहुंच जाती है, और जैसे ही उस युवक से मिलती है, जो युवक के पास मोबाइल होता है, जिसके पास मोबाइल मिलता है, उसका नाम होता है कामता कुशवाहा। जैसे ही पुलिस उस कामता कुशवाहा के पास जाती है और उससे कहती है कि ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला है और तुम क्या करते हो, तो वो बताता है, साहब मैं दिहाड़ी का काम करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, और ये मोबाइल मेरे गांव के बगल के ही एक युवक ने मुझे दिया है। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये एक जानी मानी साजिश है, और
कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ जरूर है। पुलिस ये कहती है उससे कि तुम्हें जिसने मोबाइल दिया है मुझे उससे मिलवा दो। वो बताता है कि देवेंद्र राय एक मेरा दोस्त है, उसी ने ये मोबाइल मुझे दिया है और मैं तब से सर चला रहा हूँ। क्या बात है? पुलिस उसको बताती है कि 2 हत्याएं हो गई हैं और ये फोन जिसका है उसकी हत्या हो गई है। तुम मुझे अगर उस युवक तक नहीं पहुंचाओगे तो हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो। वो तुरंत डर जाता है कांता और वो देवेंद्र राय के बारे में बताता है और उसको उस जगह पे ले जाता है। पुलिस को बताता है कि इन्होंने ही मुझे दिया है। अब पुलिस देवेंद्र राय से पूछताछ करने लगती है तो देवेंद्र राय जो है तरह तरह की बातें बना रहा था। वो कह रहा था साहब मुझे नहीं पता, मैंने किसी को मोबाइल नहीं दिया और मैं मोबाइल किसी को क्यों दूंगा, साहब मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। और जैसे ही पुलिस उस लोकेट जो था, उसने लोकेशन को लोकेट किया था, जो उसका कॉल डिटेल्स था, सीडीआर था, उसको निकाला था। तो वो जैसे ही निकालती है पुलिस उसके सामने रखती है और कहती है कि ये देखो इस एरिया का है और ये उस व्यक्ति ने तुम्हारा ही नाम लिया है। अब उसने तुम्हारा नाम ले लिया है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम समझ जाना कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है। और मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में तुम बखूबी जानते हो। वो इस चीज को जैसे सुनता है वो डर जाता है, कहता है साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो एक गरीब हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता हूँ। फिर वो एक युवक का नाम लेता है जिस जगह पे वो काम कर रहा था, जो फार्म था, उस फार्म के मालिक राकेश कुमार गिरी का नाम लेता है और कहता है साहब फार्म के मालिक राकेश कुमार गिरी जी हैं और ये मोबाइल उन्होंने ही मुझे दिया था और मैंने उसको दे दिया था। मैंने कहा था तुम चलाओ, यूज करो, जब मुझे जरूरत होगी तो ले लूंगा। अब पुलिस कहती है कि तुम मुझे राकेश कुमार गिरी के पास लेकर चलो। अब पुलिस उस व्यक्ति के साथ राकेश कुमार गिरी के पास जैसे ही पहुंचती है, उसके फार्म पे पहुंचती है और वो फार्म का मालिक था, वो अपने ही एटीट्यूड में पुलिस से बात कर रहा था। वो कहता है साहब क्या बात है, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं। तो वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ सूचना मिली है और एक फोन चोरी हुआ था जिसका शक तुम्हारे ऊपर जा रहा है। तो राकेश गिरी कह रहा था कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर जब पुलिस उस पर सख्ती जताती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है, पुलिस कहती है कि इसको थाने ले चलो, वहीं पर ये सब कुछ सच सच बताएगा। फिर वो जब उसको थाने में ले जाती है, हिरासत में लेती है, तो राकेश कुमार जो गिरी था वो बताता है कि साहब जैसे ही देवेंद्र राय मेरे पास आया था उसने मुझसे ये चीज बताया कि एक लड़का और लड़की जंगल में न जाने क्या क्या कर रहे हैं, आपत्तिजनक स्थिति में है। मैं वैसे ही उठा था और मैंने तुरंत जो है एक कॉन्डोम रखा हुआ था, मैंने उस दोनों कॉन्डोम को लिया था और मैं चला गया था। हम दोनों ने ही मिलकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, गैंग रेप किया है। और उसके बाद मैंने ही अब देवेंद्र से कहा था कि तुम जाके एक बॉटल रखा हो उसको ले आओ। साहब वो जहर था और मैंने उन दोनों को पिला दिया था और मौके पे ही उन दोनों की मौत हो गई थी। और साहब अब आप जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। पुलिस कहती है कि आखिर तुमने ये किया क्यों? तो वो बताता है कि जैसे ही देवेंद्र आया था, उसने जैसे ही मुझसे ये बात कही थी तो मुझे मेरे मन में एक लालच आ गया था, मैं एक चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया था और मैंने सोचा था कि जो भी हो अगर इस तरह का कार्य कर रहा है तो मैं जो है उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। हालांकि ये सबक सिखाने का तरीका बहुत ही अलग था। अगर वो चाहता तो मौके पे पुलिस को फोन कर सकता था, तो हो सकता है 2 जिंदगियां जो उसने लेगल ली वो दोनों जिंदगियां बच जाती थी। और अगर उसको इतना ही बुरा लग रहा था तो वो जो लड़की थी साक्षी, उसको उस लड़की साक्षी के साथ दुष्कर्म नहीं करना चाहिए था। यानी कि जो देवेंद्र और राकेश हैं दोनों ने मिलकर बारी बारी से उस मासूम लड़की के साथ गैंगरेप किया था, उसको चिल्लाने तक का मौका नहीं दिया था। इस जघन्य अपराध को करने के लिए पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर देती है। उन दोनों की इस जघन्य अपराध को देखते हुए उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।